नमस्कार। सवाल तो बनता है, मैं आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। पीएम मोदी ने परीक्षा पे छात्रों से विशेष संवाद किया और छात्रों को परीक्षा और शिक्षा को लेकर के गुर सिखाए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 4 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान की मुहिम को शुरू करने वाली है। मुहिम की शुरुआत श्रावस्ती जिले से शुरू होकर प्रदेश के सभी जिलों में चलाई जाएगी। अब इस अभियान में जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रदेश के सांसद, विधायक से लेकर के पंचायत सदस्यों तक सभी को प्रेरित किया जाए कि वो खुद किसी सरकारी विद्यालय को गोद लें और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर छात्रों की उपस्थिति में अपना योगदान दें। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी और सीएम योगी एक तरफ शिक्षा को लेकर के कई योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं इसमें चुनौती बनते हुए खड़े हो रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक त्रस्त हैं। प्राइवेट स्कूल अपने कारनामों को करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। स्कूल में फीस में बढ़ोतरी जहां अभिभावकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, तो वहीं स्कूल की किताबें और ड्रेस भी अब मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्राइवेट स्कूल की ड्रेस और किताबें वहीं पर ही उपलब्ध हो रही जिन दुकानों पर स्कूलों का मोटा कमीशन बंधा हुआ है। बात करें अगर पंजाब सरकार की, तो पंजाब सरकार स्कूलों को इस सत्र में होने वाले एडमिशन की फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं देगी। इसके साथ ही सीएम मान ने अपने फैसले में यह भी कहा कि स्कूल अभिभावकों पर किसी खास दुकान से किताब और ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं बनाएंगे। अभिभावक अपनी सहूलियत से किताब, ड्रेस कहीं से भी खरीद सकते हैं। अब देखना यह है कि प्राइवेट स्कूल के खिलाफ योगी सरकार कौन सा ठोस कदम उठाती है, क्योंकि इस तरह प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के खिलाफ भी बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि विधायक स्कूलों को गोद लें ताकि वहां पर भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो सके। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों के अंदर भी जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जा सके। लेकिन निजी स्कूल इन सब के बीच में कहीं ना कहीं बाधा बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि निजी स्कूलों की मनमानी चाहे फीस से संबंधित हो, चाहे ड्रेस हो, किताबें हों, इन सब को लेकर के जो बाध्यता निजी स्कूलों की रहती है उससे परेशान होते हैं अभिभावक और जेब पर भी अच्छा खासा असर इससे पड़ता है। और कहा तो यह भी जाता है कि खासतौर से ड्रेस या कॉपी किताब ऐसे दुकानों से खरीदने के लिए कहा जाता है अभिभावकों को जहां पर इन स्कूलों का मोटा कमीशन होता है। एक तरफ आपने देखा, जो कि हमने आपको इंट्रो में भी बताया, कि पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अभिभावकों को कॉपी किताब या ड्रेस कहां से खरीदनी है इसके लिए कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश जैसे आबादी के लिहाज से इतने बड़े राज्य के अंदर अगर आप शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि दिक्कत अभिभावकों का ना हो, तो फिर जरूरत इस बात की है कि यहां पर भी क्या कोई बड़ा और कड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो बात जब शिक्षा की हो रही हो तो सवाल इसी बात का है, क्योंकि अगर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो सबको साथ चलना है। लेकिन निजी स्कूलों की तरफ से अब ये जो बात दिया, ड्रेस खरीदना या किताब खरीदना, इसके लिए जो दबाव बनाया जाता है उसको किस तरह से देखा जाए और क्या इस तरह से करने की वजह से जो अभिभावक परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी का कोई समाधान है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे साथ अनिल अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, प्रबंध निदेशक हैं सेंट जोसेफ स्कूल के। अनिल अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इस चर्चा में। अनिल जी, अभी हम लोगों ने देखा चूंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपना एक एक स्कूल गोद ले लें, भाई सरकारी स्कूलों को गोद लें, लेकिन ज्यादातर हम लोग ये भी देखते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ती है। अभिभावकों की सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है अनिल जी कि एक तो फीस को लेकर के, या फिर आप लोग की तरफ से जब ये कहा जाता है कि ये किताब आपको यहीं से लेनी है या ड्रेस आपको स्कूल से ही मिलेगी, तो इससे उनकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़नी शुरू होती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है और अगर इस तरह की परेशानियां अभिभावकों को हो रही हैं तो फिर उन परेशानियों को हम लोग किस प्रकार से देखें? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर अनिल जी चाहूंगा। आपने जो पॉइंट बोला बिल्कुल जेन्युइन है, वैलिड है, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहूँगा। जैसा आपने कहा 80 to 90% आबादी वाकई में प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरी बात, यूपी फी रेगुलेशन एक्ट जो कि 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ला चुकी है, उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि किसी भी अभिभावक को यूनिफॉर्म और किताबों के लिए कहीं एक पर्टिकुलर शॉप से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ऑलरेडी ये नियम है। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि यदि कोई विद्यालय इस नियम का पालन नहीं कर रहा है तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल 2018 के बाद
ज़्यादातर विद्यालय इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। हम्म। लेकिन अनिल जी, फीस को लेकर के हम लोगों ने देखा, और खासतौर से अभी पीछे जब कोरोना काल था तो उस वक्त भी बहुत सारे अभिभावक हम लोगों ने देखा, वो तो विरोध प्रदर्शन तक की, भाई देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, फीस आप लोग ऑफलाइन की तरह से ले रहे हैं, इस तरीके की जो स्थितियां बनती हैं, और अभी भी फीस को लेकर के बहुत सारी हम लोग देखते हैं कि जो सवाल हैं वो अभिभावक खड़े करते हैं। इसको किस प्रकार से देखा जाए, चूंकि अभिभावकों की परेशानी भी अपनी जगह पर जायज है? नहीं, देखिए आपने जो पॉइंट बोला, कोविड समय में सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ा, और जैसा कि मैंने कहा 2018 में यूपी गवर्नमेंट फ़ी रेगुलेशन एक्ट लेके आई, जिसके हिसाब से अब हर विद्यालय केवल सीपीआई प्लस 5% के हिसाब से ही अपनी फ़ीस बढ़ा सकता है। उससे अधिक फ़ीस बढ़ाने का अधिकार किसी भी विद्यालय को नहीं है। ये मैं आपके चैनल पे बहुत साफ-साफ शब्दों में बता रहा हूँ। 5% प्लस सीपीआई, एंड सीपीआई इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और उसके बाद जब कोविड आया 2020 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा के नियम के तहत एक ऑर्डिनेंस पास किया, और 2019-20 की ही जो फीस थी वो स्कूलों में 20-21 और 21-22 में ली गई। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने खुद एक प्रेस वार्ता करके अपने एसोसिएशन के विद्यालयों में 20% तक की छूट भी उन सभी पेरेंट्स को दी। और यदि मैं व्यक्तिगत रूप से सेंट जोसेफ विद्यालय की बात करूं तो कोविड में जिनके माता पिता का निधन हुआ उनको फ्री शिक्षा पूरे साल दी गई। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूँकि उनको एक अपनी योजना के तहत 4,000 रुपये से लाभान्वित किया है, तो अब वो योजना का लाभ सरकार की तरफ से उनको मिल रहा है। विद्यालयों में यदि कोई 5% प्लस सीपीआई से ज़्यादा फीस की वृद्धि करता है तो बिल्कुल हर अभिभावक को अधिकार है। डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेशन कमेटी हर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बनी हुई है और वो शिकायत करते हैं। जहाँ तक अगर मैं पूरी ईमानदारी से बात बोलूँ तो 2018 का जब से फी रेगुलेशन बिल आया है तब से इस तरह की समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। अब कुछ अभिभावकों का विरोध, और उसमें एक और मैं बात बता दूं, उसमें एक ही कंपोजिट फीस का कंपोनेंट रखा गया, मंथली कंपोजिट फीस का, और उसके साथ केवल एग्जामिनेशन फीस। जो पेरेंट्स की एक शिकायत रहती थी कि हर साल न्यू एडमिशन में फ़ीस ली जाती है, एडमिशन फ़ीस हर क्लास में बच्चे को, ऐसा नियम नहीं है। बच्चा जब स्कूल में पहली बार किसी भी कक्षा में प्रवेश लेगा, चाहे वो नर्सरी में हो, चाहे वो 8th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 11th में हो, उसको सिर्फ एक बार एडमिशन फ़ीस देनी है, उसके बाद नहीं देनी है। बिल्कुल। लेकिन अनिल जी, चूंकि आपने कहा कि देखिए जो नियम है, अब उस नियम के बनने के बाद से ये, चाहे हम लोग किताबों की बात करें या ड्रेस की बात करें या फीस को कितना बढ़ाना है, उसके लिए भी पहले से मानक निर्धारित हैं। लेकिन बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं और बहुत जगहों पर हम लोग देखते हैं कि इन नियमों का पालन नहीं होता, और इस वजह से मुझे लगता है कि अभिभावक जो हैं वो अपनी परेशानी को दर्ज करवाते हैं। हो सकता है कि आप अपनी तरफ से बेहतर कर रहे हो या आपके स्कूल में इस तरह की शिकायतें ना हो, लेकिन जो भारी तादाद हम लोगों को दिखती है वहां पर यह नजर आता है कि उन नियमों की पालना भी उस तरह से नहीं होती है। क्या ये भी एक बड़ा कारण बनता है अभिभावकों की असंतुष्टि का, या फिर जो उनकी परेशानियां हैं या तकलीफ हैं उनको बढ़ाने का? देखिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करते हुए बात कह रहा हूँ कि हमारी एसोसिएशन, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, जितने हमारे मेंबर स्कूल हैं उनकी तरफ से तो मैं निश्चिंत आपको कर सकता हूँ कि किसी भी विद्यालय में, और उसमें लखनऊ के लगभग सभी बड़े विद्यालय सम्मिलित हैं और बाकी प्रदेश में जो अन्य एसोसिएशन हैं उनसे हमारी बात होती है, किसी भी विद्यालय में 5% प्लस सीपीआई से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाई गई और विगत 2 वर्षों में फीस नहीं बढ़ाई गई है, और इस बार भी 10% से अधिक की वृद्धि नहीं होगी किसी भी विद्यालय में, ये भी हम लोग तय कर चुके हैं। यदि कोई भी अब विद्यालय इससे अधिक की वृद्धि करता है, और वो भी 10% की वृद्धि जो 2019-20 में उस विद्यालय की फीस थी क्लास वाइज, उसके लिए होगी। अगर इससे ज़्यादा कोई भी वृद्धि करता है तो पेरेंट्स बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से या सीधे जिलाधिकारी को। बिल्कुल। लेकिन ऐसे लोगों पर फिर कैसे अंकुश लगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, जिस एसोसिएशन का भी आपने जिक्र किया, चलिए उसका तो आपने कहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन क्या ये व्यवस्था हो नहीं सकती, या फिर इसके लिए सीधे तौर पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा पेरेंट्स को, ये कि अगर वहां से कोई कंप्लेंट है तो फिर वो सरकार का रुख करें या प्रशासन का रुख करें, या आप लोगों के स्तर से भी कम से कम इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है कि कम से कम जो लोग, जिनको या अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता नहीं भी है, वो इन सारी चीज़ों में ना फंसे, क्योंकि पेरेंट्स तो अल्टीमेटली चाहते हैं कि उनका बच्चा जाए, वो पढ़े, अच्छी एजुकेशन हासिल करे, वो घर आए, लेकिन उन सब के बीच में ये जो प्रोसेस होता है उसमें वो बहुत परेशान होते हैं। अनिल जी, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था आपको लग रहा है कि आप लोग कर सकते हैं अपने स्तर पर?
देखिए, हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक और जिलाधिकारी के माध्यम से इस संदेश को हर पेरेंट्स तक पहुंचा दें। और जैसा कि मैंने कहा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी विद्यालय में 10%, क्योंकि इस बार का जो 5% प्लस सीपीआई है, 5% प्लस सीपीआई की वैल्यू 5.06 आई है, जो पूरे 12 महीने का एक एग्रीगेट होता है, 10.06, जिस पर हम लोगों ने तय किया कोई भी विद्यालय 10% से अधिक फीस नहीं बढ़ाएगा। यदि बढ़ाता है, अगर हमारे पास भी कोई शिकायत आएगी किसी विद्यालय की, तो मैं निसंदेह ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने स्तर से खुद बढ़ के उस चीज़ को वहाँ के जो भी जिलाधिकारी होंगे उनसे संपर्क करके समाधान करवाऊँगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों को ये वादा है। और दूसरी रही बात, उसी फी रेगुलेशन एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अपनी फ़ीस को अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना है। अगर आप वेबसाइट सभी के पास आज की तारीख में होती है, और आपको अपने नोटिस बोर्ड पे बाकायदा पेरेंट्स को अवेयर कराना है कि वर्तमान सत्र जो हमारा, जैसे इस समय एकेडमिक सेशंस 2022-23 स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे इस सत्र की क्लास वाइज फीस ये होगी, और उसमें मंथली कंपोजिट फ़ी के कंपोनेंट के अलावा कोई भी एडिशनल लाइब्रेरी, मैगज़ीन, आईडी कार्ड, फ़ी बुकलेट, तमाम तरह की जो फ़ीस पहले अलग अलग मदों में, स्पोर्ट्स की फ़ीस, कोई भी मद लेने का अधिकार नहीं है। केवल कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी, यदि कोई जैसे रेजिडेंशियल स्कूल है, बोर्डिंग, डे बोर्डिंग, स्विमिंग, अगर कोई एड ऑन फैसिलिटी कोई स्कूल दे रहा है और पेरेंट्स उसको लेना चाह रहे हैं, वो ऐच्छिक है, वो कंपल्शन नहीं है, तो उसकी फीस जो भी विद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी वो पेरेंट्स को देनी होगी। लेकिन बाकी किसी मद में, कोई भी मद में फीस नहीं ली जा सकती। केवल एक कंपोनेंट है मंथली कंपोजिट फी का, और वो मंथली कंपोजिट फी के कंपोनेंट पे अगले वर्ष भी जब वृद्धि होगी तो वो 5% प्लस सीपीआई के हिसाब से ही होगी। चलिए, अब कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका भी परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। अभिमन्यु त्यागी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इसके अलावा विनय कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्राथमिक शिक्षा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय कुमार जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जिया मंजरी जी भी जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जिया जी, आपका भी स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश ये दिया गया कि जो विधायक हैं कम से कम एक एक स्कूलों को गोद लें ताकि वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो सकें। लेकिन प्राइवेट स्कूलों का जब जिक्र आता है तो वहां पर किस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो परेशान होते हैं, चाहे फीस का मसला हो, चाहे कॉपी किताब की बात हो, या फिर ड्रेस की बात हो, या तरह तरह की बातें हम लोग देखते हैं। अक्सर अभिभावक इसको लेकर के शिकायत करते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को अगर सुधारना चाह रहे हैं तो इस विषय में सरकार के स्तर पर क्या प्रयास है, और खासतौर से प्राइवेट स्कूलों को लेकर के आपका रिएक्शन मैं चाहता हूं कृष्ण मोहन जी। जी देखिए, जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी स्कूलों को ठीक ढंग से, सुचारू रूप से चले, उनकी व्यवस्था बहुत बेहतर ढंग से चले, उसके लिए निर्देश दिया। और उसके पीछे कारण है कि वहां पे गरीब मजदूर, बहुत कमजोर तबके के बच्चे पढ़ते हैं, तो जो समाज में जो असमानता है शिक्षा के स्तर पे, वो ना उस पे एक विकल्प के रूप में देखा गया है। परंतु जो प्राइवेट स्कूलों की बात है, जहाँ पे ज्यादा धनाढ्य लोग रहते हैं, वहां पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिया जाता है, जिन पे गरीबों के बच्चे या कमजोर तबके के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। उनके लिए आज इसके पूर्व में क्या रहा है, शिक्षा एक बिजनेस, व्यापार की तरह से सरकारों ने उनको संरक्षण दिया है। जैसे प्राइवेट स्कूल खुला तो किसी बड़े नेता का खुलेगा, किसी बड़े व्यवसायी का खुलेगा, तो वो अपने हिसाब से वहां की फीस तय करता है, वहां पे अपने हिसाब से किताबों को तय करता है, किताबों का रेट तय करता है। उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ करता, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने उनको संरक्षण दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर एक कमेटी बना करके और बेहतर ढंग से इन सबको एक फीस का, किताब का, ड्रेस का एक रेगुलेशन तैयार करने जा रही है। और उनका जो समन्वय हो, चूंकि जो जिन्होंने बड़े स्तर पर अपने पैसे लगाए हैं और समाज में शिक्षा का दान भी कर रहे हैं, तो उनका भी नुकसान ना हो। और हमारे समाज के लोग जो हमारे आपके परिवार के जो बच्चे जाते हैं, तो उनको ना फीस की सुविधा हो, ना उनको दबाव बनाया जाए एक जगह से ड्रेस खरीदने का, दबाव ना बनाया जाए किताब खरीदने का, और गुणवत्तापूर्वक उनको शिक्षा मिले। उसके साथ साथ समानता है, जो समाज में बराबरी का दर्जा वो बना रहे, वन एजुकेशन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा समय दीजिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक ऐसे एजुकेशन पॉलिसी लेने जा रही है जिसमें प्राइवेट और सरकारी के जो खाई है वो पटेगी, और उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इस पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और कुछ अपने, चलिए उसके लिए तो हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे आप लोग ये करेंगे। हालांकि प्राइवेट स्कूल के बराबर अगर मुझे लग रहा है कि मानक ही एकदम तय कर दें आप लोग तो बहुत बढ़िया हो जाएगा।
विनय कुमार सिंह जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए सरकारी स्कूलों के अंदर तो जो व्यवस्थाएं हैं डायरेक्ट हम देखते हैं कि सरकार उसको अगर चाहे तो बेहतर कर सकती है, उसमें वो प्रयास भी करती दिखती है। लेकिन एक बड़ी आबादी हम लोग देखते हैं खासतौर से जहां पर जो प्राइवेट स्कूल हैं वहां पर बच्चों को लोग अपना भेजते हैं पढ़ने के लिए ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। वहां पर अगर फीस को लेकर के फिर शिकायतें हो या फिर वहां पर ये मनमानी हो कि नहीं भाई आप इसी पर्टिकुलर दुकान से आप किताब खरीदेंगे या ड्रेस खरीदेंगे, इसको किस तरह से रोका जाए? और ये जो प्रॉब्लम है पेरेंट्स की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपका एक रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए आयुष जी, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी बता रहे थे, ये खाई पाटने की बात है। ये खाई पाटना इतना आसान है, प्राइवेट तो होनी चाहिए, खाई पाटना इतना आसान नहीं। लगातार प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट रही है वो भी मान्यता दी है। कुकुर मुत्ते की तरह बहुत सारे स्कूल प्राइवेट के गलियों में खुल गए हैं। और आपको बताऊंगा, अगर खाई पाटने की बात है तो 25% RTE के तहत गरीब बच्चों का एडमिशन इन्हीं प्राइवेट स्कूलों में दिया गया। हमारे दिवंगत प्रवीण मणि त्रिपाठी जी BSA लखनऊ के थे, उन्होंने पूरी ताकत लगाई। सिटी माउंटेन स्कूल में भी 25% बच्चों को भेजा जाती है, गरीब तबके के थे जिनका कुछ पैसा सरकार अपनी तरफ से देती है। मगर ये जो बहुत हाई फाई सोसाइटी वाले हैं, जो बहुत हाई फाई है, जो जल्दी सरकार को नेताओं को नहीं मानते हैं, वो 25% के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़े मगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। अगर खाई पाटने की बात है तो सबसे पहले ये होना चाहिए जो राइट टू एजुकेशन और 25% गरीब बच्चों को इन प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देने का, उनका भी कुछ पैसा सरकार देती है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल सब अपने पास से देते हैं। हमने ये देखा इन प्राइवेट स्कूलों में अगर कहीं पर दबाव से बहुत सारे स्कूलों में बच्चे चले भी जाते तो उनके ये द्वैम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। पता लगा जो उनके परमानेंट जो बच्चे हैं वो तो ठीक सामने गेट से आएंगे और जो 25% वाले उनको अलग कमरे में बैठाला जाएगा, उनको पीछे गेट से छुट्टी की जाएगी। तो ये स्थिति है। जहां तक किताब कॉपी की बात आपने बताई, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। ये तो कमीशन, पूरी कमीशनबाजी कि जो वहां पे स्कूल कहेंगे उसी ट्रेडर्स की किताब आएगी, उसी राइटर की किताब आएगी, वहीं से नहीं लोगे तो गार्जियंस को बुलाया जाएगा, स्कूल से भगा दिया जाएगा, नाम काटने की धमकी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बुक ट्रेडर्स वो तो सीधे कॉन्टेक्ट में उन प्राइवेट स्कूलों के, तो वो वहां पे ये तो बात सही है कि उनकी मनमानी जो चलती है उसमें सरकार अभी अंकुश नहीं लगा सकती। सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। दूसरी तरफ जो परिषदीय विद्यालयों की बात बताई, हमारी इस गवर्नमेंट में जो पिछले में भी थी और इस बार फिर आई है। लेकिन विनय जी मुझे एक चीज बताइए, सरकार क्यों नहीं कर सकती? देखिए अभी हमने शुरुआत में भी इस बात का जिक्र किया कि पंजाब के अंदर देखिए सत्ता जैसी बदली, वहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई देखिए आप अभिभावकों को इसके लिए बाउंड नहीं करेंगे। एक तो ना तो फीस बढ़ाएंगे आप, दूसरा ना तो आप ड्रेस और किताब के लिए अभिभावक को आप बाउंड नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर कार्रवाई होगी। तो ये क्यों नहीं हो सकता हमारे प्रदेश में? तो यहाँ भी होगा, निश्चित होगा, यहाँ पे भी होगा। अगर ये मनमानी चलेगी, हम ही लोग हैं, मैं संगठन का प्रदेश अध्यक्ष अपने बेसिक इसमें, हम खुद कंप्लेन करेंगे इसकी। अगर इससे मनमानी कोई मेरे सामने आएगी तो मैं निश्चित बेसिक शिक्षा अधिकारी को, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को, उसके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, जिसको भी लिखना होगा मैं लिखूंगा। अगर मेरे सामने कोई ऐसा प्रश्न आता है, समानता सबके लिए बराबर होनी चाहिए। फीस है, कोविड की वजह से विद्यालय बंद थे, स्थितियां बहुत दयनीय थी, बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन तो कंगाली पे आ गए, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कम से कम देखना चाहिए। हाँ, अनिल अग्रवाल जी ने कहा कि हमने सारा सामान कर दिया और सारा बंद कर दिया, मगर अभी भी बहुत से प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं वो मनमानी कर रहे हैं, वो सीधे धमकी दे रहे हैं। अभी राजेंद्र नगर में एक स्कूल का नाम नहीं लूंगा, एक लड़कियों का स्कूल CBSE बोर्ड का है, 500 रुपए उन्होंने केवल TC के लिए अप्लाई कर दिया। जो बच्चे जाएंगे इंटर पास होके, 500 रुपए उनको दिया जाएगा। जब प्रिंसिपल साहब से पूछा गया तो गोल मोल जवाब देते रहे। तो ये मनमानी बहुत जगह प्राइवेट स्कूलों में भी है इस तरह। जहां सरकारी स्कूल की बात है तो वहां पे तो सरकार का पूरा नियंत्रण है, उनकी तरफ सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। कायाकल्प योजना के तहत बहुत सारे विद्यालय बिल्कुल चमका दिए गए हैं, बिल्कुल आप पहचान नहीं पाओगे सरकारी है या प्राइवेट स्कूल है, और सारी सुविधाएं दी जा रही है। चारों जो 14 मानक उसको पूरा किया जा रहा, बढ़िया बाउंड्री, बढ़िया शौचालय, कई जैसे CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं, लाइब्रेरी बन गई है, मतलब बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश आया था कि अब जितने बचे हुए विद्यालय हैं इस 5 साल में उन सबका कायाकल्प किया जाएगा, उनको भी चमकाया जाएगा, ये उनकी घोषणा है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी भी यहाँ गड़बड़ हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि विभाग के जो बड़े अधिकारी उनकी भी निगाह है उनके ऊपर, और सरकार की भी निगाह है। निश्चित ऐसे लोग पकड़ में आएंगे। तो ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं जो जबरदस्ती बच्चों को परेशान करते हैं, गार्जियन को परेशान करते हैं, फीस के लिए, किताब के लिए दबाव डालते हैं, उनको सबक लेना चाहिए। अब जब तक ये गवर्नमेंट तब तक होशियार हो जाना चाहिए कि अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बिल्कुल, और बहुत जरूरी है, इसीलिए आज हम लोग भी इस इशू पे शायद डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा
लोग परेशान तो होते रहेंगे और अभिभावकों की दिक्कतें बहुत हैं, क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे पर्सनली भी मुझसे लोग जब कहते हैं या बात करते हैं तो उनकी यही समस्या होती है। अभिमन्यु त्यागी जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो प्रयास हैं वो सही दिशा में है? और इसके अलावा अगर ये मनमानी है तो इसको किस तरह से आपको लग रहा है कि रोका जा सकता है? क्या उस दिशा में सही प्रयास आपको नजर आते हैं? त्यागी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, एक आदर्श ग्राम योजना नाम से केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें सांसद महोदय गांव गोद लेते हैं और उस गांव में उन्हें काम कराना होता है। लेकिन जो उसका अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो वहां शून्य मिलेगा, यानी कि वहां कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते सांसद भी, सरकार भी नहीं लेना चाहती, सिर्फ कहते बढ़ते, सिर्फ कह देती। और जहां तक शिक्षा की बात है, आप देखिए कोरोना काल में किस तरह से बंद स्कूलों तक की फीस ली गई, किस तरह से ट्रांसपोर्ट तक की फीस ली गई है, बस तक की फीस ली गई। और मेरठ में तो एक वाक्य ऐसा भी आया कि टीचर को सैलरी नहीं मिली तो आत्महत्या कर ली, यानी कि टीचर जो स्टाफ था, आधा स्टाफ तो हटा दिया और बाकी स्टाफ से आधे से भी कम तनख्वाह पर साइन कराए गए। तो ये भी देखने को मिला। दूसरी तरफ ड्रेस की भी आप बात कर ही देते, ड्रेस के अलावा बहुत सारी चीजें, अलग अलग चार्ज, अगर समय पे फीस जमा ना हो पाए वो स्कूल की तरफ से लगाया जा रहा है, वो मनमानी है। एक स्लैब सरकार को बनाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से आरटी की अभी बात हो रही थी, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 25% जो इकोनॉमिकली वीक जो सेक्शन है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं उन स्कूल में। और वो 1 अप्रैल 2010 में आया था, जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उसका उद्देश्य था कि मुख्य धारा में लाया जाए गरीब गुरबा को, मजदूर के, किसान के बच्चों को, छोटे व्यापारी के बच्चों को। लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि सरकार उसमें, माफ करें, स्कूल उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को दाखिला भी दिला देता है जो उनके बहुत करीबी होते हैं, टीचर के करीबी होते हैं, स्टाफ के करीबी होते हैं, या सेटिंग से करा लेते हैं काम। लेकिन जिस तरह से फीस बढ़ती जा रही है उधर आमदनी घट रही है, तो एक चिंता का विषय तो है ही है। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आदेश दिया है विधायकों को, तो एक जिम्मेदारी भी तय की जाए, जैसे कहीं इसका हाल ऐसा ना हो जाए जिस तरह सांसद महोदय ने गांव गोद लिए थे, उन गांवों का ही नहीं पता गांव है कहाँ, कौन से गांव थे जो आदर्श ग्राम बन पाए। अभी तक कोई आदर्श ग्राम बन नहीं पाए थे। तो इस तरह से कहीं स्कूल की बात सिर्फ जुमला ना साबित हो पाए, तो ये भी देखना पड़ेगा और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जी हाँ मंजरी जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते देखिए, ऐसा नहीं कि ये इशू आज है और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पता नहीं, हम लोग तो कितने लंबे समय से इसको देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। पेरेंट्स की वही शिकायतें हैं, आज भी वही बरकरार हैं, बातें हम लोग सुनते हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। असल कारण आपको क्या नजर आता है इसके पीछे? देखिए, बड़ी विडंबना है कि जो स्कूल्स हैं जिनका प्राइमरी जो एक कह दीजिए कि एक काम होना चाहिए शिक्षा देने का, वो आज की डेट में पैसे कमाने के लिए एक संस्थान बन के रह गए हैं। बच्चों में शिक्षा पहुंचाने की जगह ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करना उनका उद्देश्य हो गया है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली रेगुलेटरी को, सरकार को, सबको ध्यान देना चाहिए। और ये जो एक मनमानी चल रही है कि आप ड्रेस भी हमारे यहाँ से खरीदें और किताबें भी हमारे यहाँ से खरीदें और कॉपियां भी हमारे यहाँ से खरीदें, ये बहुत ही गलत बात है। किसी भी अभिभावक को इसके लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। वो स्वच्छंदता से किताबें जहां से उन्हें अच्छी मिल सके, हाँ, आप ये डिसाइड कर दीजिए कि राइटर क्या होना चाहिए, कौन से आप टेक्स्ट बुक लेना चाह रहे हैं, वो समझ में आता है। किंतु आप ये कहें कि नहीं आप हमारे यहाँ से ही लीजिए, वो गलत बात है। और नोटबुक्स तो आपको वैसे भी मालूम है कि बड़ी सामान्य होती है, सबकी जनरल होती है, नॉर्मल होती है, उसमें तो ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन होती नहीं है, तो वो दे कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर। दूसरा रही कि ड्रेस की बात, तो ड्रेस के अंदर में भी आप ज्यादा से ज्यादा क्या बातें कर सकते हैं अपने अभिभावक को कि भाई आप टाई या बेल्ट हमारे यहाँ से लें, क्योंकि उसमें होलोग्राम्स होते हैं स्कूल के, या फिर कोई चिन्ह होता है इस प्रकार से, या बैचेस हो सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल ड्रेस आता है वो ड्रेस तो अभिभावक कहीं से भी खरीद सकता है। कोई किसी भी कलर की शर्ट या किसी भी टाइप की जैसी स्कूल ड्रेसेस होती हैं वो अन्य और भी होजरीज पे मिलती हैं, उसमें बातें करने जैसी कोई बात नहीं है। अब आते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस और पूरी की पूरी फीस लेने पे, तो ये बिल्कुल सत्य है कि जो पूरे कोरोना काल में ये हुआ है कि अभिभावकों से पूरी की पूरी फीस ली गई है और क्लासेस सारी ऑनलाइन की गई हैं। तो आप देखिए कि एक टीचर कई सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता था और क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। तो इसके अंदर में भी मुझे लगता है कि आगे भविष्य में भी, क्योंकि ये ऑनलाइन कल्चर अब डेवलप हो चुका है, नाउ स्टूडेंट्स आल्सो आर यूज्ड टू ऑफ इट। तो जब स्टूडेंट्स भी यूज्ड टू हो गए हैं और स्कूल्स में इस प्रकार की नई पद्धति जारी हो चुकी है, तो सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि स्कूलों की मनमानी जो चल रही है अभिभावकों को लूटने की, इसको रोका जाए किसी तरीके से।
और 25% की जो बात हो रही थी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एडमिशन देने के लिए, तो इसके लिए भी डेफिनेटली गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एक व्यक्ति या कोई अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो कि सभी स्कूलों के रेगुलेटरी पे ध्यान दे कि क्या इस प्रकार के एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एडमिशन फीस में उस बच्चे को सिर्फ थोड़ी सी छूट मिल रही है और बाकी पूरे काम में जितने भी टाइम पे वो पढ़ता है तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं उसमें उसको छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है। देखिए एडमिशन फीस तो जो होती है वो एक बार जाती है और बाकी सारी फीस तो उनकी जितनी हाई फीस है वो चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है तो उसको हर महीने वो फीस देनी पड़ेगी, उसमें उसको छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा बात कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि एक मानदंड डिसाइड कर दे कि इससे अधिक नहीं, क्योंकि यदि शिक्षा सभी बच्चों को नहीं मिली तो हमारा भविष्य क्या होगा। भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है। तो शिक्षा के ऊपर मुझे लगता है पुरजोर काम करने की आवश्यकता है और गवर्नमेंट को भी काम करने की आवश्यकता है और अभिभावकों को इस पे निजात दिलवाने की आवश्यकता है। मैंने ऐसे भी मामले देखे जहाँ पे कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए कई बार बच्चों के मोबाइल लाने के लिए पेरेंट्स ने इतना ज्यादा परेशानी उठाई। हमारे यहाँ पे आसपास कुछ ऐसे बड़े गरीब लोग थे जो कि मोबाइल नहीं खरीद के दे पा रहे थे बच्चों को, तो उनको मोबाइल मुहैया कराने के लिए भी हमने सहायता करी। तो इस टाइप की चीजें भी गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। जब आप नए माध्यम जोड़ रहे हैं शिक्षा में तो उन माध्यम को ये भी चेक करें कि क्या बच्चों के अभिभावक वो लेने में सक्षम है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको वो भी माध्यम प्रोवाइड किए जाए जिससे कोई अभिभावक आत्महत्या ना करे, कोई टीचर जिसको सैलरी नहीं दी जा रही है वो आत्महत्या ना करे। तो ये बहुत सारी सामाजिक इश्यूज जो हैं वो जुड़े हुए हैं स्कूलों की मनमानी से और इसके लिए एक कोई संगठित इस प्रकार की कोई कमेटी बननी चाहिए जो इनके सभी कार्यों को नजदीकी से बारीकी से देखे, क्योंकि शिक्षा किसी भी राष्ट्र का बेस होती है और बच्चे हमारा भविष्य हैं। अगर उनके भविष्य के साथ हमने खेला तो हमारी कोई भी प्रोग्रेस, चाहे हम अभी वर्तमान में कुछ भी कर लें, लेकिन भविष्य हमारा गर्त में ही जाएगा। जी बिल्कुल अनिल जी, देखिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण। एक तो आरटीई के तहत जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें दोयम दर्जे का जो बिहेवियर है वो बच्चों के साथ हो रहा है, ये बात यहाँ पर अभी बताई गई विनय जी की तरफ से। और दूसरा ये भी है कि देखिए प्रॉब्लम तो है प्राइवेट स्कूलों के साथ में, हो सकता है कि जो जिनका रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं उनके बारे में तो आपने कहा कि नहीं वहां पर ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तादाद हमको ऐसी ही दिखती है। तो फिर इसको किस तरह से दूर करेंगे, या सब कुछ फिर सब गवर्नमेंट को ही करना है, या पेरेंट्स अपने आप अवेयर हो जाएं, उसमें आप लोगों की भूमिका क्या है अनिल जी? आयुषी, मैंने सभी की बात को बहुत ध्यान से सुना। मैं राइट टू एजुकेशन पे अपनी बात कहने के बाद आता हूँ। मैं बार बार सभी से कह रहा हूँ कि फी रेगुलेशन एक्ट, जितनी बातें हम सब लोग कर रहे हैं, हमारे कृष्ण मोहन पांडे जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ऑलरेडी एक फी रेगुलेशन एक्ट 2018 में ला चुकी है और जितनी बातों की हम चर्चा कर रहे हैं उस एक्ट में वो सारी बातें लिखी हुई हैं। इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक, और कहीं पर किसी ने गलती करी है तो उसको दंड का प्रावधान भी उसमें लिखा हुआ है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब से 2018 के बाद 5% प्लस CPI से ज़्यादा फीस की वृद्धि कोई भी विद्यालय नहीं कर सकता, ये बात मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ। दूसरी बात जो राइट टू एजुकेशन की कही गई, उस पर मैं एक पक्ष प्राइवेट स्कूलों का रखना चाहूँगा। आपने अभी मनमोहन सिंह जी की बात करी, मैं पूरा सम्मान करता हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। RTE एक्ट बना, एक्ट कोई भी बनता है वो दोनों लोगों के लिए लागू होता है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो RTE में बच्चों के एडमिशन से प्राइवेट स्कूल को गुरेज है, वो मना करते हैं या लोग दौड़ते हैं, परेशान होते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह उस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है एक रिम्बर्समेंट का फार्मूला जो कि प्राइवेट स्कूलों को सरकार की तरफ से किया जाएगा बच्चे को पढ़ाने के एवज में। लेकिन वो प्रतिपूर्ति की रकम विद्यालयों को समय से नहीं मिलती है। और जब भी मेरी वार्ता, मैं पिछले 3 वर्षों से इस पर बराबर बात कर रहा हूँ, और उससे पहले 1 लाख से अधिक बच्चे प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूलों को फीस का जो गवर्नमेंट को देनी है रिम्बर्समेंट, और उसका भी फॉर्मूला सिंपल सा है कि स्कूल की फीस या सरकारी विद्यालय में खर्च होने वाला एक बच्चे पर व्यय जो कम है
वो प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। सेक्शन 12(1)(c) में मेंशन है, लेकिन वो रिम्बर्समेंट दिया नहीं जाता है, इसलिए प्राइवेट स्कूल पीछे हटते हैं और हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और 450 रुपये की रकम 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 11 महीने दी जाएगी और पेरेंट्स के खाते में 5000 रुपये की धनराशि किताबें और यूनिफॉर्म के लिए जाएगी। लेकिन शिक्षा का बजट अगर आप 1 लाख बच्चों से मल्टीप्लाई कर लें तो मैं एक सवाल करता हूँ, क्या शिक्षा का RTE के लिए बजट उतना है जितने बच्चे आज हमारे पढ़ रहे हैं? जबकि प्रतिपूर्ति 450 रुपये का विरोध है, वो 450 की रकम बिल्कुल गलत तय की गई। सरकार को चाहिए कि जो एक्ट में वर्णित धारा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रतिपूर्ति विद्यालयों को दे। विद्यालय बढ़ चढ़ के एडमिशन लेंगे गरीब बच्चों का, जो कि और जो आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात करी, मैं कितने आपने 1 विद्यालय 2 विद्यालय मैं नहीं कहता, कभी कभी कुछ लोग होते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई की बात कर रहा है। जब कहीं पर दिक्कत होती है तो दोनों पहलू को देखना चाहिए कि विरोध होता क्यों है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से यह आग्रह है सरकार से कि एक मौका हम लोगों को राइट टू एजुकेशन के लिए अपनी बात रखने का बाकायदा दें। और मैंने हर स्तर पर, चाहे वो बेसिक शिक्षा मंत्री हो, बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री तक अपनी बात करी, और हर बार हर वर्ष केवल आश्वासन मिलता है कि प्रतिपूर्ति की धनराशि आप लोगों की ठीक कर दी जाएगी, समय पर धनराशि मिलेगी। बजट की कमी, शिक्षा के लिए बजट क्या है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप हर चीज़ की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल में करते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल को कभी भी अपनी बात रखने का, अपने बार बार सब लोग कहते हैं लूटने का जरिया, घूसखोरी, केवल 3 से 4% पूरे उत्तर प्रदेश में, और अगर मैं पूरे देश की बात कर लूँ तो 7 से 8% स्कूल होंगे जो हाई पे फी वाले हैं। बाकी 90 to 94% स्कूल्स ऐसे हैं जो एवरेज और लो बजट फीस वाले हैं। हम उनकी बात क्यों नहीं करते? अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनका एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं होता? 1, 2, 4 के ऊपर हम क्वेश्चन हमेशा क्यों उठाते हैं? और तीसरी बात, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बार बार बात हो रही सरकार एक कानून बनाए, अंकुश लगाए, कानून बना हुआ है, 2018 में बाकायदा बना दिया गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, मंथली कंपोजिट फी के अलावा कोई भी विद्यालय कोई और फीस नहीं ले सकता। लाइब्रेरी, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, अगर स्विमिंग पूल फैसिलिटीज दे रहा है स्कूल तो लेगा। नहीं अनिल जी, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन यही तो मैंने सवाल आपसे पहले भी पूछा था ना कि ये देखिए नियम तो बना है, लेकिन सवाल इसी बात का है ना कि उस नियम को किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, या कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। यही तो एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि नियम तो इस देश के अंदर बहुत सारे हैं। कृष्णमोहन जी, ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए आपने अभी ये कहा और मुख्यमंत्री ने ये कहा, अभी आपने ये कहा और अब मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई देखिए विधायक गोद ले ले, लेकिन उसके साथ अभिमन्यु जी ने जोड़ा कि भाई एक तो सांसद आदर्श ग्राम योजना भी थी जहां पे सांसदों ने गांव को गोद लिया था, कितने गांव आदर्श बना दिए। तो अब ये आपके विधायक स्कूलों को गोद लेकर वहां क्या बदलने वाले? कृष्ण मोहन जी देखिए, कहा जहां तक आदर्श ग्राम की बात है तो ढेर सारे ऐसे गांव थे जो आदर्श ग्राम बने और उनमें ढेर सारी ऐसी सुविधाएं मिली जिनके यहाँ मतलब बरसों से नहीं पहुंची थी। जैसे कई ऐसे गांव थे जिनसे सदियों मैंने 70 सालों में बिजली नहीं पहुंची थी, वहां पानी नहीं पहुंची थी, वहां जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो विकास होने चाहिए थे नहीं हुए, परंतु जिन गाँव को लिया गया गोद, वो गाँव में बिजली आई, पानी आई, वहां पे रोड बने। सांसद तो ऐसे थे, उन्होंने तो अपने गाँव का नाम भी भूल गए, कौन सा गाँव गोद लिया नहीं बता पाए। नहीं, कई ऐसे, लेकिन परंतु पत्रकारों को बताना पड़ा कि सर आपने ये वाला गांव गोद लिया था, और आप कह रहे हैं कि वहां मूलभूत सुविधाएं पहुंचा दी आपने। और दूसरी बात रही इस विधायकों के गोद लेने की, तो ये निश्चित तौर पर एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम उसको भारतीय जनता पार्टी इसको तय करेगी और एक अलग से बजट का भी प्रावधान करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार उन विद्यालयों को जिनको भी विधायक गोद लेंगे, जब वो अलग से बजट लेंगे तो उन पे खर्च करेंगे तो वो एक आदर्श विद्यालय के रूप में प्रस्तुत होगा और समाज में एक अलग उसके अलग पहचान होगी। तो हम एक बेहतर कार्य करने जा रहे हैं। एक रेखा हमने तय किया है, एक रेखा की बड़ी रेखा खींचने का प्रयास किया है और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आपको इन 5 वर्षों में देखने को मिलेगा, वो प्राइवेट सेक्टर हो या शिक्षा जो सरकारी सेक्टर हो, दोनों सेक्टर में हम देखेंगे आमूलचूल परिवर्तन होगा। और एक समान शिक्षा नीति पे काम चल रहा है, वन एजुकेशन पॉलिसी पे काम चल रहा है और शायद उसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा कि प्राइवेट से निकाल के लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में लेके आएंगे। ये तो हम लोग बहुत दिनों से
चाहूंगा आपको। ये तो हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं, ये तो हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन वो समय कब आएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल से निकाल के और प्राथमिक विद्यालय में पढ़वाने लगे अपने बच्चों को? वो समय आ जाए तो उससे बेहतर तो कुछ होगा ही नहीं इस देश मैं में। उसका एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक विद्यालय चलता है, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल जिसको कहते हैं, वो सरकारी स्कूल है, परंतु वहां पे एडमिशन लेने के लिए लोग परेशान रहते हैं। संबीम और अन्य बड़े संस्थाओं के लोग अपने एडमिशन कराने के बावजूद, फीस देने के बावजूद भी यदि बच्चे का एडमिशन CHS में हो जाता है तो आते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं, क्योंकि छोटे शहरों में तो ठीक है, बड़े शहरों में तो मुझे याद नहीं आता कि कोई स्कूल ऐसा हो जहां पर लोग सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट से निकाल के सरकारी में एडमिशन करवा दें। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, लेकिन वो एक एग्जाम्पल पूरे प्रदेश की तस्वीर नहीं दिखाता है। अनिल अग्रवाल जी, कुछ सवाल था आपका? एक लाइन खींच रहे हैं, एक मानक तैयार कर रहे हैं। ठीक है, वो कितनी जल्दी आप लोग कर पाएंगे, ये भी तो बात है ना भाई। मानक तो आजादी के 75 साल के बाद से भी बनाए जा रहे हैं ना। सवाल आज भी हम लोग यही पूछ रहे हैं और यही सवाल उसी पर अटके हुए हैं हम लोग। अनिल जी, क्या सवाल है आपका? एक सेकंड सर, एक सेकंड। अनिल जी। नहीं, मेरा सवाल नहीं है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कृष्ण मोहन जी से। कोविड समय में बहुत परेशानी अभिभावकों को हुई और बहुत सारे निजी विद्यालयों से बच्चों का ड्रॉप आउट हुआ और उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लिया क्योंकि फीस की वजह बनी थी। ये बिल्कुल सच है, लेकिन मैं इसमें एक और बात ऐड करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ। बहुत सारे परेशान लोग हैं जो वाकई में प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते। गवर्नमेंट अपने स्कूलों के स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बेहतर कर ले। और मैं फिर से कहता हूँ, आपके पास बच्चे पहुँचे, आप उनको रिटेन कर लीजिए, सस्टेन। आज विद्यालयों में पुनः बच्चे प्रवेश के लिए आ रहे हैं प्राइवेट में, तो क्यों नहीं आप रोक पा रहे हैं और क्या कमी है? जबकि इतना क्वालिफाइड टीचर आपके पास है। उसका सिर्फ एक रीज़न है, मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, प्लानिंग। यूपी बोर्ड का पेपर लीक हो गया, गलती किसकी है? सजा देने का प्रावधान थोड़ा स्ट्रांग बना दीजिए तो प्राइवेट स्कूल वाले भी ठीक रहेंगे और सरकारी का सिस्टम भी सुधर जाएगा। विनय कुमार सिंह जी, चूंकि अभी आपने कहा और आरटीई का आपने जब जिक्र किया तो यहाँ पर अनिल जी ने कहा कि देखिए अब उसका कंपनसेशन जो सरकार को देना होता है, अगर उस से नहीं आएगा तो फिर भाई स्कूल क्या करेगा और कितने बच्चों को वो एडजस्ट करता चलेगा इस स्कीम के तहत? ये प्रॉब्लम तो है प्रैक्टिकल। बताया, कुल मिला के बात फंसी आगे प्रतिपूर्ति की धनराशि। आप बताइए, अगर 25% में हमने खुद देखा, लखनऊ में देखा, कई जिलों में देखा है, किसी स्कूल में 10 बच्चे भेजे जा रहे हैं, किसी में 12, किसी में 15। क्या उस 10, 12, 15 के लिए वो प्राइवेट विद्यालय अलग से कोई रूम बना रहे हैं, अलग से स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं? उन्हीं बच्चों के साथ बैठा देते हैं, उन बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो गरीब वीकर सेक्शन में, उनको पीछे उनको कम ध्यान देते हैं। ठीक है, जो बच्चे आ रहे हैं, ये जो प्रतिपूर्ति की धनराशि है, आप नेता हो, आप लड़ते रहो, आज नहीं कल आएगी और वो बढ़ेगी भी राशि, मगर उसमें बच्चों का क्यों नुकसान हो रहा है? बच्चों को क्यों नहीं दिया जाता? ऐसा तो नहीं कि जो 25% बच्चे दिए जाते हैं उनके लिए आप अलग से स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, अलग से रूम बना रहे हो, अलग से पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हो। बैठाल तो आप उसी में रहे हो, या आप कोई कमरा बंद उसमें बैठा लो। तो ये बात वही फंसी आके कि पैसा। अरे आप नेता हो, आप लगो सरकार से, आपने BSS लेकर आप बेसिक शिक्षा मंत्री तक गए हैं, आप प्रयास करो। बहुतों के प्रयास सफल हो जाते हैं। हो सकता है जो 450 मिल रहा है वो 900 रुपए पर बच्चा मिलता रहे। तो ये इसमें बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो हमने देखा है यहाँ के ऐसे विद्यालय है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो फॉरेन के नहीं, मैं यहाँ पर एक बात काटूंगा विनय जी आपकी। आपने कहा मुझे एक भी स्कूल का नाम बताइए जो स्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं कि अलग बैठाते हैं। बिल्कुल ये आरोप गलत है। आपको मैं एक नहीं 100 विद्यालय दिखा दूंगा जहां आरटीई का बच्चा उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ रहा है जहां पर उसे पढ़ना बैठना चाहिए। और जो आपने कहा 450 से 900 कर दो, हम लोग भीख नहीं मांग रहे। आपने कानून बनाया, आप मेरी बात सुन लीजिए, कानून आपने बनाया, प्रतिपूर्ति की चीज आपने लिखी है, फॉर्मूला आपने तय किया है, तो पालन आपको करना पड़ेगा। या तो आप कह दीजिए कि आपको इतने बच्चों को पढ़ाना है, नहीं मिलेगी। तैयार करते हो स्ट्रक्चर, उसी में बच्चों को बैठाते हो। कई विद्यालय में हमारे जो यहाँ से टीम के इंस्ट्रक्शन करने के लिए, उन्होंने देखा कि सामने के गेट से नहीं, पीछे के गेट से ऐसे बच्चों को बुलाया जाता है। नहीं, ठीक है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देखिए जिया मंजरी जी का भी एक सवाल है, मैं पहले ऐड कर लेता हूँ सवाल को। जिया जी, देखिए, परिवर्तन तभी आएगा जितने भी बड़े नेता बोल रहे हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, वो जब उनके खुद के स्वयं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाना शुरू कर देंगे। ये मैंडेट हो रहना चाहिए कि सभी MP MLA के, सभी विधायकों के, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। जब वो हो जाएंगे तब बदलाव आएगा। दूसरी बात,
कि CSR नाम की चीज आपने सुनी होगी, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनीज में होती है, राइट? क्या स्कूल भी जो कि काफी धन कमा रहे हैं, क्या उनकी CSR नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या सोशल रिफॉर्म्स करते हुए, सोशल वर्क करते हुए आपको क्या लगता है कि इस टाइप की संस्थाएं जो हैं वो क्या पैसा नहीं कमा रही हैं? तो अब सिर्फ पूरी तरीके से सरकार पे ही दबाव बनाना कि सरकार उनको पैसा भेजे, तो क्या उनके पास में फंड बिल्कुल भी नहीं बचता इतना? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वो कुछ बच्चों को मुफ्त भी पढ़ा सके? क्या उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है? और या फिर वो सिर्फ जनता से पैसे लेकर के या अभिभावकों से पैसे लेकर के अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजेंगे? तो इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजे, तब उन्हें पता चलेगा कि नॉर्मल जो बच्चा है उसको किस प्रकार की शिक्षा पद्धति मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं। और जो ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनको भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी प्रकार से देनी चाहिए। तब त्यागी जी, तो हाँ। यहाँ नहीं, बहुत बिल्कुल सही बात आपने कही है और इसी से बदलेगा परिवर्तन, तो ऐसे ही होगा। त्यागी जी, क्या सवाल है? मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि कितने खाली पद हैं। जैसे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के खाली जो पड़े पद हैं उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख पद है। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानाचार्य के 1 लाख पद हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के 38,000 पद हैं। उच्च शिक्षा महाविद्यालय में शिक्षकों के 8,000 पद हैं। इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग में 2,500 पद है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 400 पद है और तकनीकी शिक्षा में 5800 पद है। शारीरिक शिक्षा विभाग में 32,000 पद है। संस्कृत विद्यालय में 2,000 पद है। अभी तो टीचर की भर्ती नहीं, लगभग 5 लाख के करीब शिक्षक ही नहीं है और पढ़ाएंगे कहां से? दूसरी बात, जैसे प्राइवेट स्कूल में की बात चल रही है, ये फर्म सोसाइटी में रजिस्टर्ड होता है, वो समिति के तौर पर रजिस्टर्ड होती है, सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड होती है, वो टैक्स फ्री होती है, उसमें बहुत सारी चीजें, अनुदान मिलता है उन्हें इसी बात का। वो लाभ की संस्था नहीं है स्कूल, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती, तो उनको पढ़ाना ही होगा। ये तो फंडामेंटल राइट देके गई है कांग्रेस पार्टी। आज 1 अप्रैल 2010 आप कहने को कह सकते हैं, आप कहने को कह सकते हैं कि उसमें लाभ नहीं होता, किंतु कितना लाभ उठा रहे हैं मिलना चाहिए, प्राइवेट स्कूल, कितना प्राइवेट स्कूल लाभ उठा रहे हैं वो आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। मिलना चाहिए जी, वो बच्चों की सब जगह लोग समझ रहे हैं। वो लाभ दे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको लाभ देना चाहिए, एक जिम्मेदारी तय हो। और हम तो चाहते हैं, जैसे मैडम ने बात कही, सिर्फ सांसद विधायक ही नहीं, सरकारी कर्मचारी और जो भी टैक्स देते हैं लोग, कहीं भी टैक्स की छूट लेना भी चाहते हैं, उन सब लोगों के बच्चे वहां पढ़ने चाहिए। सरकारी स्कूल का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। आप देखिए यूपी से सांसद विधायक की बात इसलिए हुई ना क्योंकि नीति निर्माण तो आप ही लोग करते हैं ना। नीति निर्माण करने के लिए आप लोग हैं, संसद में बैठ के कानून आपको बनाना है, दावे और वादे आप लोग करते हैं। तो भाई अपने बच्चों को भेजना शुरू करेंगे। हम लोग तो जो कमा रहे हैं हम तो उसमें से देख रहे हैं कि हमें कैसे करना और क्या करना है, इसलिए हम बाउंड नहीं, हम टैक्स भी दे रहे हैं। लेकिन आप नीति निर्माण कर रहे हैं ना, इसलिए उस नीतियों को सही तरीके से एग्जीक्यूट कराना है, तो बच्चों को भेजना शुरू करिए। अनिल जी, ये सवाल जो यहाँ पर उठा कि भाई ये जो बच्चे आप लोग आरटीई की तरह एडमिशन कर रहे हैं, अगर उनमें से फीस नहीं भी आ रही है या मान लिया उधर से सरकार आपको वो फंड नहीं दे पा रही है, तो क्या आप लोग उनको पढ़ा नहीं सकते? थोड़ा सा डिले ही तो हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो मिलेगा नहीं पैसा आपको। नहीं, मैं इसी बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। 1 लाख बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, अभी अभिमन्यु जी ने बड़े सारे आंकड़े गिनाए, आप उत्तर प्रदेश में निजी विद्यालयों में आरटीई में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसका भी आंकड़ा उठवा लीजिए, और कितनी जो आपकी कही हुई धनराशि उसमें से कितनी दी है वो भी एक आंकड़ा उठा लीजिए। देखिए, फीस की लड़ाई पिछले 3 सालों से बार बार ये आता कि होगा आप ले लीजिए, होगा आप ले लीजिए, नहीं तो हम डरा धमका के करेंगे, नहीं तो FIR कर देंगे। हम लोग करते हैं, 1-2 विद्यालय नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे, वो उनका अपना है प्रोग्रेटिव, वो हर कोई अपने उसके कानून, चूंकि ये कानून बनाया, आप कांग्रेस की सरकार बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ अच्छा कानून बनाया। उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन दोनों के लिए लागू होता है मन्यु जी की केवल एक पक्ष के लिए लागू होता है? जरा आप बता दीजिए, आप आंकड़ों की बात करते हैं। कानून का राइट टू एजुकेशन का सेक्शन 12(1)(c) आपने पढ़ा है क्या? और अगर नहीं पढ़ा है तो आज उसको पढ़िएगा, और उसमें क्या लिखा है वो जनता को पता चलना चाहिए, अभिभावकों को पता चलना चाहिए क्यों वो परेशान होते हैं। या तो आप उस सेक्शन को रिफॉर्म करवा दीजिए। विनय जी, और जो जिया जी ने जो बात बोली है, ये भी एक मैम और एक जियो बना था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे सरकारी स्कूलों में, उस पर बाकायदा हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया। मैं भी कहता हूँ शिक्षा का स्तर आप सुधारिए,
क्योंकि आप भेजेंगे तो चीज़ें वहाँ देखेंगे। आज केवल कायाकल्प योजना से स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बन जाने से स्कूल नहीं चलता जब तक उसमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं होगा। प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोग आते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत बेहतर ढंग से होता है। इतनी देर से आप समझा रहे, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। आप सरकारी प्राइवेट तुलना करो, किसी चैनल पे मैंने आपको टोका था, जो आपके पास बच्चे आते हैं वो किस स्तर के आते हैं और जो परिषदीय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के बच्चे आते हैं, उन दोनों के स्तर में जमीन आसमान का अंतर। आप क्या बात करते हैं? आप बार बार कह रहे हैं कि उनका स्तर सुधारिए। अब इस आरोप को मानना नहीं जाएगा क्योंकि हम लोगों के पास हर स्तर का बच्चा आता है। राइट टू एजुकेशन का जो बच्चा आता है वो हर स्तर का होता है। हम उसे अच्छा बना ले जाते हैं, ये हमारी क्वालिटी है। हमारे यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, हम उसको अच्छा बना ले रहे हैं, ये हम लोगों की क्वालिटी है। आप लोग हमेशा एक ही क्वेश्चन, हमेशा सरकारी और परिषदीय विद्यालयों में हमेशा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास गरीब, हमारे पास कमजोर, हमारे पास निचला तबका। ऐसा नहीं होता। हमें मानना, हम एक्चुअल में अपने स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट नहीं करना चाहते और केवल ब्लेम गेम करते हैं। सरकार दे रही है। आप कायाकल्प की बात करें, अरे कायाकल्प तो बहुत अच्छी चीज है। विद्यालय की सुधर रहा है, विद्यालय की मनोदशा सुधर रही है। और आप तुलना करते हो प्राइवेट और सरकारी की। आप देखिए ग्रामीण परिवेश में कितने गरीब बच्चे, कोई वहाँ पे उनका बच्चा है, कोई खेत में मजदूरी करता है उनका बच्चा है, किसी को घर में खाने का उनका बच्चा है, उसकी तुलना प्राइवेट पे करते हो। हम कहते हैं बैठा दिए दोनों को और हम पढ़ा भाई साहब, हम लोगों के यहाँ भी रिक्शे वाले के बच्चे पढ़ते हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, हमारे जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। आप उनका स्टैंडर्ड देखिए ना। उन बच्चों का आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। 25% बच्चों का एडमिशन नहीं ले पा रहे क्योंकि प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही सरकार से। अरे सर, दान, अरे आप लोगों के खाली कह देने से नहीं होती चीजें। आप विनय जी केवल कह दोगे, ग्राउंड पर आप उस चीज को आके देखिए ना। मैं तो कहता हूँ आप मेरे विद्यालय में आ जाइए, मैं आपको ओपन ऑफर देता हूँ इस नेशनल चैनल पे। आप आइए और आप देखिए, बच्चे की बैकग्राउंड देखिए और उसके अंदर का चेंजेस देखिए, फिर आप कहिएगा। ग्रामीण परिवेश के गलत बात है। जिनको तन पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, वो बच्चे आते हैं ग्रामीण परिवेश में, उनकी तुलना प्राइवेट से। चलिए, अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ी कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हाँ, इससे कुछ हल निकल जाए तो बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज सवाल तो बनता है मेरे साथ फिलहाल इतना है।